हेलो, जलाल शाह हियर। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है ये एक लीगल प्रोटेक्शन आपको देती है, फ्रीडम आपको गारंटी करती है इंडिविजुअल्स को। और ये हर एक कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये लिख के गए हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ भी है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन के है। और ये ऐसे काम करते हैं कि आपके जो राइट्स है, ड्यूटीज़ है, वो आप उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। किस से प्रोटेक्ट करते हैं? वो गवर्नमेंट के मतलब कि अगर गवर्नमेंट के पास तो आपको पता है बहुत ज़्यादा पावर्स होते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के राइट्स नहीं हैं तो फिर देयर इज़ अ गुड चांस कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी बंदे के साथ कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सिक्योर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ कंट्री। ठीक है, जिसको सिटीजन्स कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स जो है इसकी कुछ हिस्ट्री है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ अभी बना हुआ है ये फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट जो है ये एक कंप्लीट स्ट्रगल है। पहले ज़माने में बादशाह रहते थे, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था। बादशाह जो है वो किंग भी होता था, यानी कि गवर्नमेंट भी चलाता था, वो जुडिशल ब्रांच भी चलाता था, कानून भी वो बनाता था। तो एक स्ट्रगल है इसमें। पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स जो है इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है कि लोगों की राइट्स क्या है। उन्होंने बताया कि भाई एक्चुअली राइट्स क्या चीज़ है और ड्यूटी क्या चीज़ है। तो इसमें बहुत सारे फ़िलासफ़र्स ने बहुत काम किया हुआ है। सबसे पहले जो है वो मैग्ना कार्टा, ये 1215 में यूके यानी कि इंग्लैंड में हुआ था। ये इसको एक मैग्निफिसेंट चार्टर कहा जाता है कि इसको जो है पार्लियामेंट जो है इन्होंने ये लिख लिया कि कुछ राइट्स थे आम लोगों के, सिटीजन्स के। और जो किंग जॉन था उससे ये साइन करवाया, उस पर ये मनवा लिया कि भाई जो किंग है वो अपनी मर्ज़ी से किसी की प्रॉपर्टी या उसकी लाइफ या उसको इम्प्रिजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा, मगर अगर कानून में है तो ठीक है। ठीक है, और कानून भी फेयर होगा। तो मैग्ना कार्टा ने इस्टेब्लिश कर लिया कि किंग इज़ नॉट अबव द लॉ। पहले जो ज़माने में किंग्स होते थे वो बस अगर कानून जो भी होता था वो कानून के ऊपर होते थे। एज ऑफ इनलाइटमेंट, ठीक है, ये 17th एंड 18th सेंचुरी के थिंकर्स थे लाइक जॉन लॉक। ठीक है, इन्होंने ह्यूमन राइट्स पे काम किया, जिसमें नेचुरल राइट्स का है। पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी जो है ये ह्यूमन की इनहेरेंट राइट्स है। दे आर नॉट गिफ्टेड बाय द किंग और अ डिवाइन किंग। सही है कि कहीं से ये आई नहीं है, मगर ये लोगों के इनहेरेंट राइट्स है। फिर है द यूएस बिल ऑफ राइट 1791 में। ये एक बिल ऑफ राइट जो है वो पास किया गया कांग्रेस से, जिसमें फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स थे यूएस सिटीजन्स को जो है दिए गए। उनमें जो है प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच था, रिलीजन था, प्रेस था, फेयर ट्रायल था, प्रोसीजर। ठीक है, ये सारे राइट्स जो है इनमें लिख लिए। फिर जो है 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR, जो कि यूनाइटेड नेशन में पास करवाया गया। तो ये जो है कुछ राइट्स है इनके, टोटल 30 राइट्स है। राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। ठीक है, राइट टू फेयर ट्रायल हो गया, राइट टू प्राइवेसी हो गया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो गया, यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गया, रिलीजन का फ्रीडम हो गया, डेमोक्रेसी, द राइट टू डेमोक्रेसी, राइट टू वर्क हो गया, द राइट टू रेस्ट एंड लेजर। ठीक है, ऐसी एजुकेशन का राइट हो गया, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस हो गया, यानी कि कोई दूसरा जो है आपकी कंट्री में इंटरफेयर नहीं करेगा, आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा।
ये 30 जो है वो राइट्स है, आप इसको ख़ुद देख लें, ठीक है। पाकिस्तान की जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 2 में दिए गए हैं। ये MCQs में भी आता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के। पार्ट 2 में ये इंक्लूडेड है चैप्टर 1, और आर्टिकल 8 से लेकर के आर्टिकल 28 तक है। आर्टिकल 8 में है कि जो लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डिरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड, कि जो भी कानून बनेगा, पार्लियामेंट बनाएगा, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तो उसको नल एंड वाइड करार दिया जाएगा। नल एंड वाइड का ये मतलब है कि उस कानून को माना ही नहीं जाएगा, और ये जुडिशरी को ये हक है कि वो उस कानून को नल एंड वाइड करार दे दे, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, यानी कि किसी बंदे से लाइफ लिबर्टी नहीं छीनी जाएगी मगर कानून के मुताबिक। सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, किसी को बिला वजह एंड इनडेफिनेट अरेस्ट किसी का नहीं होगा, डिटेंशन। फेयर ट्रायल होगा, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी होगा, चाइल्ड लेबर जो है वो प्रोहिबिटेड किया गया, फ्रीडम अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर कानून नहीं है और आपने कोई जुर्म कर लिया और फिर कानून बन गया, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके जुर्म के बाद जो कानून बना उसके मुताबिक आपको सज़ा दे दे। जिस टाइम आपने जुर्म कर लिया, अगर उस टाइम पे कानून था तो आपको सज़ा दिया जाएगा, अगर नहीं तो नहीं दिया जाएगा। अब पाकिस्तान में एक केस आया कैनिबलिज़म का 2013 में, पहले भी मैंने बताया। तो उस टाइम पे पाकिस्तान में कैनिबलिज़म के लिए कोई क्रिमिनल लॉ नहीं था, तो उन लोगों को जो है वो छोड़ दिया गया, ठीक है। इतने ख़तरनाक भी हो सकता है, लेकिन लोगों की प्रोटेक्शन भी करता है। अगर कोई कानून नहीं है और आपने बना लिया और फिर आपने किसी को पनिशमेंट दे दी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट, किसी को 2-2, 3-3, 4-4 बार पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनवेलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, प्राइवेसी ऑफ होम। अगर आपको लगता है किसी ने आप पे इल्ज़ाम लगाया, आपकी जो है वो डिग्निटी को ख़राब कर दिया, या आपकी घर में जो है वो किसी घुस कर कोई आया, पुलिस हो, जो भी हो, विदाउट एनी वारंट, तो आप आर्टिकल 14 के ज़रिए उस पर जो है वो चार्ज लगा सकते हैं। आर्टिकल 15 में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कहीं भी जा सकते हैं पाकिस्तान में। असेंबली, कहीं भी आप मिलजुल करके मतलब जो पार्टीज़ जलसे करती है ना, यूज़ कर असेंबली, लोग असेंबली हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यूनियन, आप किसी भी एसोसिएशन का पार्ट बन सकते हैं, यूनियन का पार्ट बन सकते हैं, किसी भी पार्टी का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डिक्लेयर करेगी। आर्टिकल 18 में है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन होगा। किसी भी प्रोफेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं आप। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, सबको पता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आप अगर चाहे कि किसी गवर्नमेंट के फ़ाइल को देखना चाहे, किसी भी इंफॉर्मेशन को जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है उसको आप देख सकते हैं। फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस फ्रीडम है। सेफगार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। जो स्पेसिफिक रिलीजियस टैक्सेशन है वो नहीं इम्पोज किया जाएगा किसी पर भी। सेफगार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, ठीक है। हर किसी को ये हक हासिल होगा कि वो अपने अच्छा ये वो नहीं है। इसमें ये है कि अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उसको स्कूल में इस्लामियात नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आज़ादी है उनको। आप अगर CSS में भी देख ले तो CSS के अलावा उसको एक और सब्जेक्ट है कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज़। तो किसी भी स्कूल में रिलीजियस जो एजुकेशन है वो नॉन मुस्लिम्स पर, या मतलब पाकिस्तान में तो नॉन मुस्लिम पर इम्पोज नहीं किया जाएगा। द राइट टू एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, उसको बेच सकता है।
प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी भी मतलब कोई भी अपने मतलब इसका ये है कि गवर्नमेंट नहीं आकर के आपको अपने प्रॉपर्टी आपसे छीन ले, ठीक, कोई भी नहीं आ सकता। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, ये हमने रूल ऑफ लॉ में पढ़ा था कि हर कोई जो है वो लॉ के सामने इक्वल है, अगर प्राइम मिनिस्टर है, कांस्टेबल है, आम बंदा है। आर्टिकल 25A जो है उसमें है राइट टू एजुकेशन, ठीक है, अप टू 16 ईयर्स जो है वो फ्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एंड हायर। आर्टिकल 26 में है कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, कोई भी बंदा जो है वो उसको किसी पब्लिक प्लेस से कोई रेसिज्म के बिना पर जो है वो नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 27 में है कि सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज, सर्विसेज में जो है रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म, कोई ऐसा नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट एंड कल्चर, कि पाकिस्तान में जो है अगर आप लैंग्वेज के लिए कुछ प्रिजर्व करना चाहते हैं तो यू कैन, ठीक है, आपको हक हासिल है स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हम पढ़ रहे हैं तो केसेस तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में ये है कि जनरल ज़ियाउल हक ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर जो है वो कर्टेन लगा दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। तो बेनज़ीर भुट्टो ने जो है वो केस कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेसी जो है वो बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और द राइट टू एबॉलिश एंड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल पार्टी। अगर उन्होंने आर्टिकल 17 को जो है वो कर दिया कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तो ये फंडामेंटल राइट्स है कि भाई अगर आप इम्पोज कराना चाहते हैं जलसों पे तो ये वायलेट करती है आर्टिकल 17 को। शैला ज़िया वर्सेस वाबडा, इन्होंने, ये इस्लामाबाद की रेजिडेंट थी जिन्होंने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है वो उसके रेजिडेंस यानी घरों के पास बन रहा था, तो उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेल्दी एंड पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, द राइट टू लाइफ। आर्टिकल 9 में जो है उन्होंने जो आर्टिकल 9 है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन लाइफ और लिबर्टी, तो लाइफ को उन्होंने ऐसा इंटरप्रेट कर लिया कि लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है मगर अच्छे एनवायरनमेंट में भी सांस लेना है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। और इसमें तो मैंने नहीं लिखा हुआ लेकिन अभी जो है आर्टिकल 9A जो है उसमें भी इंक्लूड कर दिया, उसमें है कि द राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, वो आप देख ले पूरा आर्टिकल है। अभी हम पढ़ेंगे कि इंडिया में जो है वो फंडामेंटल राइट्स का क्या सीन है। तो इंडिया में जो है वो पार्ट 3 है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 है, ये इंस्पायर्ड बाय द यूएस बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चंस है फंडामेंटल राइट्स पर वो ऐसे भी आते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड इन इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो पाकिस्तान और इंडिया ने नहीं बनाए, वो पहले से मौजूद थे। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दी कि ठीक है कि पहले ही से ये थे, मैग्ना कार्टा में था, एज ऑफ एनलाइटमेंट में था और यूएस बिल ऑफ राइट में थे और 1948 में ये यूएन के जो डिक्लेरेशन है UDHR उसमें भी ये सारे इंक्लूडेड है, ठीक है। पाकिस्तान का जो है वो 1973 में बन गया, पहला वो 56 में बन गया और जो इंडिया का था वो 1949 में बना था, यानी कि इससे पहले UDHR था, इसके बाद जो है ये सब इन्होंने इंक्लूड कर दिया। तो ब्रॉडर ये है कि आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम है, 23 और 24 जो है वो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 25 से 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, 29 से 30 तक कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स है, 32 से 35 तक जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, यानी कि रिट्स, हैबेस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, सर्शियोरारी हो गया एंड क्वो वारंटो हो गया, ये फिर हम बाद में पढ़ेंगे।
तो ये कुछ मेजर आर्टिकल्स है। आर्टिकल 14 में है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। आर्टिकल 15 में है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है, इसकी बिना पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी पनिशमेंट। 21 में है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A में है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। 25 है द राइट टू रिलीजन। 32 में है द सिटीज़न राइट टू अप्रोच कोर्ट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये सारे राइट्स है। सपोज़ मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि अगर आप कोर्ट जाते हैं और आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने मेरे साथ जो है कुछ ज़्यादती की है, तो हैबेस कॉर्पस इसका मतलब है कि भाई आप गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को वो पेश कर दे, फाइल हो जो भी हो। मैंडम इसका मतलब ये है कि कोर्ट हुक्म दे दे कि ये आप ये चीज़ करो। प्रोहिबिशन है कि कोर्ट गवर्नमेंट को ये डिक्री हुक्म दे दे कि भाई ये चीज़ ना करे। सर्शियोरारी का मतलब ये है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, अगर आप हाई कोर्ट गए हैं, तो उसके निचले जितनी भी कोर्ट्स है तो वो उससे जो केसेस है वो वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपका हाई कोर्ट में कोई केस है तो आप सुप्रीम कोर्ट गए तो सर्शियोरारी के ज़रिए वो उसको जो है वो अब कर सकते हैं, वो उसको बुला सकते हैं कि भाई उस जो केस है आपका लेके आए। को वारंटो का मतलब ये है कि बाय व्हाट अथॉरिटी आपने ये हेल्ड किया हुआ है। ये अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर चला रहा है और प्राइम मिनिस्टर का कोई जो है लीगल वो नहीं है, तो उसको कहता है कि भाई आपने किस कानून के ज़रिए पब्लिक ऑफिस जो है वो रखा हुआ है। केसेस है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उन्होंने कहा है कि इस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो दे दिया अपना हुक्म कि फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर सैक्रोसेंट एंड पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू टेक देम अवे थ्रू अमेंडमेंट, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट के ज़रिए कानून जो पार्लियामेंट जो है वो नहीं निकाल सकती। केसावनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो है 1973 का ये केस है। उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसमें, ठीक है। वो क्या, अब इससे पहले हमने पढ़ा हुआ था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसमें एक फंडामेंटल राइट भी था, ठीक है। मैन का गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि जो भी बंदा लाइफ लिबर्टी यानी कि जो फंडामेंटल राइट है उसको आप डिप्राइव करते, यानी कि किसी बंदे से आप लाइफ या लिबर्टी छीनना, अगर कोई गवर्नमेंट छीन रही है तो जो आर्टिकल 21 में है तो वो ड्यू प्रोसेस फेयर एंड रीज़नेबल तरीके से उससे छीना जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आर्बिट्रेरीली आपने उससे छीन लिया। श्रिया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का ये केस है, अभी मॉडर्न केस है अभी करंटली। तो गवर्नमेंट ने जो है एक ऑनलाइन स्पीच, ऑनलाइन फ्री स्पीच एंड सेक्शन 66A में IT एक्ट, इसमें ये अलाउ कर दिया कि जितनी भी ऑनलाइन कमेंट्स है, जितनी भी पोस्ट्स है, उसको जो है वो देखा जाएगा। अगर वो ऑफेंसिव था तो उस पर चार्जेस लगेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सेक्शन 66A को जो है वो स्ट्राइक डाउन कर दिया। कहता है कि ये वायलेशन करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आर्टिकल 19 को, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट्स थे। अब फंडामेंटल राइट्स को जो है कैसे वो ख़त्म कर सकते हैं किसी मतलब टेम्परेरीली, तो वो इमरजेंसी में कर सकते हैं। इसके बाद हम इमरजेंसी को है जो वो डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी है, फंडामेंटल राइट्स, इस पे एक क्वेश्चन आया है कि जो रशिया है उसमें फंडामेंटल राइट्स को कैसे इन्फोर्स किया जाता है। तो
जो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन है चैप्टर 2 में 1993 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 17 से 64 तक ये इंक्लूडेड है। ऑफिशियली इसको ह्यूमन एंड सिविल राइट्स एंड फ्रीडम उसको कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एनफोर्समेंट मैकेनिज़्म कि जो रशिया में क्या मैकेनिज़्म है कि वहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स है उसको इन्फोर्स किया जाए। ठीक है, अगर किसी की फंडामेंटल किसी को लगता है कि यार मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गए तो वो क्या मैकेनिज़्म है उसका। तो पहले ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के अंडर आर्टिकल 18 जो है ह्यूमन राइट्स जो है वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है। ठीक है, अगर किसी बंदे को लगता है कि भाई मेरा जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट हो गया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो रेफ़र कर सकते हैं और कोर्ट जा सकते हैं। ऑर्डिनरी कोर्ट आर्टिकल 46 में है कि कोई भी बंदा जो है वो कोर्ट जा सकता है इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आर्टिकल 125 ये हाईएस्ट जुडिशल बॉडी है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो भी कुछ होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी पाकिस्तान में भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है FCC, इसी तरीके से वहाँ पर भी है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वहाँ पर वो अपील कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 80 में वो फंडामेंटल राइट्स को जो है इन्फोर्स कर सकता है। किसी भी इदारे से वो पूछ सकता है कि आपने ये फंडामेंटल राइट वायलेट किया है या आपने क्यों वायलेट किया, आप वो इंटरोगेट कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है। ह्यूमन राइट्स ओम्बड्समैन, वहाँ पर एक ओम्बड्समैन है यानी कि एक बंदा है, एक इदारा है जो कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन राइट का है, वो उसको इन्फोर्स कर सकता है। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। इंटरनेशनल कोर्ट आर्टिकल 46 सेक्शन 3 में जो रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 46 सेक्शन 3 में अपने सिटीजन्स को ये राइट देता है कि वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट बॉडीज़ यानी कि जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसको अपील कर सकती है। ठीक है, लेकिन जितने भी हमने ये 6 चीज़ें पढ़ लिए कि जो रशिया है उसमें एक बंदा जो है वो इसी तरीके से अपने जो ह्यूमन राइट्स है वो क्लेम कर सकता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है वहाँ पर। आप सबको पता है कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस है यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो सारे मुल्क पे जो है वो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पॉलिटिकल अपोजिशन एंड मीडिया फ्रीडम, पॉलिटिकल अपोजिशन पे जो है वो रेस्ट्रिक्शंस है, फ्री मीडिया की वो नहीं है वहाँ पे। लिमिटेड जुडिशल इंडिपेंडेंस है। ठीक है, वहाँ पर पॉलिटिकली सेंसिटिव जो केसेस है वहाँ पे जो जुडिशरी है उनको इतनी आज़ादी हासिल नहीं है कि वो उस पर रूलिंग दे दे। जो नेशनल और इमरजेंसी पावर्स है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो किसी भी वक्त किसी भी तरीक़े से फंडामेंटल राइट्स को जो है वो मतलब वायलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था। इसके बाद हम जो इमरजेंसी है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट। नीचे आप जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप ये नोट्स मैंने अपलोड की है, लिंक के ज़रिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री। So that was it. Thank you so much. Bye.